वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट चैप्टर से आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर के टॉपिक को। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हम फूड खाते पीते हैं या जो भी हम व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए, ये तमाम चीज़ें जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं जिन्हें कि हम अपनी आम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें इसी तरह से इस्तेमाल कर लेना ठीक है? सबसे पहले तो देख लें कि नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स की होती हैं, जिनमें कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि एयर है, ये ऐसी रिसोर्स है जिसे हम आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ साथ ये बनती भी जाती है। जबकि कुछ ऐसी रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको हम जितना इस्तेमाल करते जा रहे हैं ये उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ जाती जा रही हैं। तो यानी कि ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल अगर कर लिया तो इन्हें दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ह्यूमंस जो हैं इन्हें अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऐसी ही रिसोर्सेज का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि या तो रीन्यूएबल होती हैं या फिर नॉन रीन्यूएबल होती हैं। तो इन्हें बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो कि हम स्टडी करेंगे कि कैसे इन्हें केयरफुली यूज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द 3 R's। 3 R's मीन्स टू रिड्यूस, टू रीयूज़ एंड टू रिसाइकल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि R1 यानी कि रिड्यूस क्या किया जा सकता है, कमी किस चीज़ में लाई जा सकती है, किस चीज़ को कम किया जा सकता है। तो इसमें ऑब्वियस है कि हम जितनी भी रिसोर्सेज हैं इनका कम से कम यूज़ करें, एहतियात से इन्हें इस्तेमाल करें। जितना हम रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करेंगे उतना ही ये यकीनी बन जाएगा कि हम इन्हें वेस्ट भी कम करेंगे। और ये हमें अपनी डेली लाइफ्स पर इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे कि घरों में हम आम तौर पे जगह जगह लाइट्स और फैंस ऑन किए रखते हैं, तो ऐसा मत करें। जिस रूम में आप मौजूद हैं सिर्फ उस रूम की लाइट्स को या फैंस को ऑन रखें, अदरवाइज़ उनको ऑफ रखें। इसके अलावा पानी है, पानी को खामखा ज़ाया नहीं करें टूथब्रश करते हुए, फेस वॉश करते हुए। इसी तरह से फ्यूल है, फ्यूल को भी जितना हो सके बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। शावर लेते हुए कोशिश करें कि आप बकेट इस्तेमाल करें। शावर मीन्स बाथ लेते हुए शावर का कम इस्तेमाल करें और बेहतर होगा कि बकेट को आप यूज़ करें। फिर इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए, ना कि अपनी पर्सनल इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट जिसमें कि गाड़ियाँ या बाइक्स आ जाती हैं। कोशिश करें कि कुछ अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसको पैदल कवर कर लिया जाए, लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं तो बस वगैरह का यूज़ कर लिया जाए। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा खाना बना लिया है या तो खाने को कम बनाएं, और अगर ज़्यादा बन गया है तो उसे वेस्ट करने की बजाय किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दें जिसको उसकी ज़रूरत है। R2 यानी कि रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कि हम बार बार दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर है और कपड़ा है। इन चीज़ों को फेंकने की बजाय कोशिश करें कि किसी तरह से रीयूज़ कर लें। जैसे घरों में ग्लास, पुराने ग्लासेस को आप डेकोरेशन पीसेस के तौर पे, वाजेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक की बनी हुई भी चीज़ें हैं एंड सो ऑन। तो इससे एक तो ये भी फ़ायदा होगा कि जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसकी भी पॉल्यूशन में कमी आ जाएगी। तो कोशिश करें कि इसी तरह से जो पुराने पहनने वाले कपड़े थे या तो अब उनको आगे आप किसी और को दे दें या फिर उसे अपने घर की ही डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करना शुरू कर दें। तीसरा R यानी कि R3 है रिसाइकल, कि यही जो चीज़ें मटेरियल्स हैं जिनमें पेपर, प्लास्टिक और ग्लास वगैरह है, इन्हें रिसाइकल कर लिया जाए, दोबारा से किसी ट्रीटमेंट प्लांट में से गुजार के इन्हें किसी और शक्ल में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस तरह नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जाता है। अब आप देख लें कि अगर हम 1 टन पेपर जो है उसको हम रिसाइकिल कर लें तो इससे 17 दरख्त बच सकते हैं। यानी कि 17 दरख्त को काटा जाए तब जाके 1 टन पेपर का बनता है। तो 1 टन पेपर को अगर रिसाइकिल कर लिया जाए तो कितना ही अच्छा हो, 17 ट्रीज़ बच जाएंगी। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट बच जाएगा, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन बच जाएगी, इसकी प्योरीफिकेशन बच जाएगी। तो कोशिश करें कि जितना कम से कम दरख्त को काट के पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको उसमें कमी लाई जा सके। तो इसके अलावा कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल पढ़ने वाले लोग समझते हैं कि 3 R के
प्रिंसिपल की बजाय 4th आर का प्रिंसिपल भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ये 4th आर क्या है? इट इज़ टू रीफॉरेस्ट। रीफॉरेस्ट यानी दोबारा से बहुत सारे प्लांट्स को बनाना, ट्रीज़ को बनाना। हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कर चुका है इंसान अपनी बहुत सारी ज़रूरियात के लिए, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इन्वायरमेंट के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को जो है वो लगाया जाए, ताकि माहौल बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाए, कूल हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाई जा सके। तो ट्रीज़ को प्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके अपने घर में, अपने आसपास जहाँ भी आपको मुनासिब जगह मिलती है वहाँ पे आप दरख्त लगाएं। अच्छा, प्लान्स क्या हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर के? तो इसमें हम पाकिस्तान पे जो भी अप्लाई हो रहे हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं कि जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है ये पाकिस्तान में 1992 में अप्लाई की गई थी, और इस पे ख़ास तवज्जो दी गई है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी का, जिसका मकसद था कि साफ़ पीने के पानी को सभी लोगों के लिए यकीनी बनाया जा सके, और पानी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करने की भी पॉलिसीज़ इसमें मौजूद हैं कि कैसे कम से कम पानी को वेस्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके। नेक्स्ट, इन पॉलिसीज़ के अलावा 2006 में UNDP ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि मैस अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट था। इसका भी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह किया जाए कि पानी को कैसे कंजर्व करना है, और कि इन रिसोर्सेज को, पानी की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, इनको एक मैनेजेबल तरीके से कैसे लेकर चलना है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्कोप के नाम से, जो कि है सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पानी के इसी मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है, यानी कि किस तरह से पानी को हम पानी की रिसोर्सेज को हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी जो हैं ये प्लान्स मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम एक और इम्पॉर्टेंट प्लान पर बात कर लेते हैं, विच इज़ द WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने WWF पाकिस्तान के साथ कोलैब करके इसमें जो है वो बहुत सारे प्लान्स आगे चला रहे हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्लान तो है कि जो अयूबिया नेशनल पार्क है इसको इन्वायरमेंटली इम्प्रूव करने की अवेयरनेस लोगों में जो है देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जेट्रोफा और मैंग्रोव्स की जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांट करने में बहुत पेश हैं। ये वाली जो फंड है, यहाँ जगह है डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में, सिंध में। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर है उसकी असेसमेंट की जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि किस डिस्ट्रिक्ट में फ़ॉरेस्ट का कितना एरिया मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और या कितना एरिया बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि वेटलैंड्स की भी जो है सेविंग, उसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया जा रहा है। जो वेटलैंड्स हैं उनके स्काई हाई प्रोग्राम्स को हाई एल्टीट्यूड्स पर मैनेज करने के लिए ये जो WWF का वेटलैंड सेंटर है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इससे रिलेटेड यकीनन बहुत सी वीडियोस आपको और भी YouTube पे मिल जाएंगी, आप ज़रूर सर्च करें और इसके बारे में जो है वो नो हाउ हासिल करें कि किस तरह से इनको जो है पानी को बचाने के लिए मैनेज किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, इसको भी वाटर फ्लो की मेंटेनेंस वगैरह किसी भी रिवर के इकोसिस्टम में मैनेज करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए इसका लाइहा अमल जो है वो अप्लाई किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिमालयाज़ में भी जो रीजनल क्लाइमेट का रिस्क है उसमें कमी लाने के लिए बहुत सी कोशिशें जारी हैं। तो ये सभी जो हैं, ये जितने भी अभी हमने डिस्कस किए, ये सारे वो प्लान्स हैं जो एटलीस्ट पाकिस्तान में कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। सो दिस वाज इट। आई होप द वीडियो वाज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस देन लाइक करें वीडियो को, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।